गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग को एक्सप्लेन करने वाले तथा गुणसूत्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले मॉडल न्यूक्लियोसोम तथा सोलेनॉइड मॉडल के बारे में। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में लगभग 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इन गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई 2 मीटर होती है। आप जानते हैं कि कोशिका में केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में यह डीएनए स्थित होता है। कोशिका इटसेल्फ एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखी जा सकती है और इसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस तो और भी छोटा है। तो इस छोटे से केंद्रक में इतना लंबा डीएनए कैसे समा जाता है, यही समझने के लिए हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ते हैं। डीएनए का गुणसूत्र में समा जाना केवल पैकेजिंग के द्वारा ही संभव है और इसी पैकेजिंग को किस प्रकार से यह होती है समझने के लिए हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्रोमेटिन फाइबर्स का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन इस मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है। यह मॉडल हमें बताता है कि अत्यधिक लंबा डीएनए किस प्रकार क्रोमोसोम के रूप में पैक किया जाता है। इस कार्य में हिस्टोन प्रोटीन कैसे सहायक होते हैं। लंबे व पतले डीएनए मॉलिक्यूल को एक थिक फाइबर के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तथा अक्सर रेप्लिकेशन के दौरान हमें दिखाई देने वाली बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस क्या होती है, वह कैसे बनती है। तो इन सब की बेसिक जानकारी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है तथा कैसे बनता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल कॉर्नबर्ग तथा थॉमस ने 1974 में प्रपोज किया था। तब से लेकर आज तक क्रोमेटिन फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल को समझाने के लिए यह कहा जाता है कि क्रोमेटिन का निर्माण अनेक रिपीटिंग यूनिट्स, जिन्हें कि न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, उनके द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यह न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना है। न्यूक्लियोसोम मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनी संरचना है। प्रथम भाग है न्यूक्लियोसोम कोर, जो कि एक आधार का कार्य करता है। दूसरा भाग है लिंकर डीएनए। तीसरा भाग है H1 हिस्टोन, जो कि एक न्यूक्लियोसोम में एक ही पाया जाता है। और चौथा भाग है अन्य एसोसिएटेड प्रोटीन। तो हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसोम कोर के बारे में। इसके साथ ही हम हिस्टोन प्रोटीन तथा उनके कार्यों की भी व्यापक रूप से समीक्षा करेंगे। ये संरचना आप देख रहे हैं जो कि न्यूक्लियोसोम कोर को तथा लिंकर डीएनए को दिखा रही है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोसोम कोर का निर्माण कैसे होता है। न्यूक्लियोसोम कोर के निर्माण में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, जिनका नाम है H2A, H2B, H3 तथा H4, ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। प्रत्येक प्रकार के हिस्टोन के 2 अणु, यानी H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु तथा H4 के 2 अणु मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिसे कि ऑक्टामर अथवा अष्टक के नाम से जाना जाता है। और इसी ऑक्टामर की सहायता से न्यूक्लियोसोम कोर का निर्माण किया जाता है।
तो पहला स्टेप है हिस्टोन प्रोटीन्स की सहायता से ऑक्टामर का निर्माण करना। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक ऑक्टामर में आपको टोटल 8 अणु नजर आएंगे, H2A, H2B, H3 तथा H4 प्रत्येक के 2 अणु। अब इस ऑक्टामर पे आगे डीएनए लिपटेगा। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रैप रहते हैं या लिपटे हुए पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर या पिछले चित्र में जो आप रेड कलर की संरचना देख रहे हैं, यह ऑक्टामर पे लिपटे हुए डीएनए को दिखा रहा है तथा 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का कार्य जिस धागेनुमा संरचना के द्वारा किया जा रहा है उसे नाम दिया गया है लिंकर डीएनए। तो इस प्रकार न्यूक्लियोसोम पे लिपटा हुआ जो डीएनए होता है, ये वाला जो डीएनए है, ये 146 बेस पेयर्स लंबा होता है तथा लिंकर डीएनए के रूप में पाया जाने वाला डीएनए लगभग 114 बेस पेयर्स के लंबाई में पाया जाता है। तो लगभग कुल 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए चारों तरफ न्यूक्लियोसोम में लिपटे हुए पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं लिंकर डीएनए के पश्चात H1 हिस्टोन का क्या कार्य है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में एक H1 हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है। यह H1 न्यूक्लियोसोम से बाहर की तरफ पाए जाने वाली संरचना है, यानी यह कोर का भाग नहीं बनाता बल्कि बाहर की तरफ पाए जाने वाली लिंकर डीएनए पर पाए जाने वाली संरचना है। H1 हिस्टोन का कार्य न्यूक्लियोसोम कोर में पाए जाने वाले डीएनए को सील करना है, क्योंकि यह कोर के अंदर प्रवेश करने वाले तथा इससे बाहर निकलने वाले डीएनए को सील कर देता है। तो इस प्रकार H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के बाहर की तरफ पाए जाने वाली संरचना है। तो अब आप न्यूक्लियोसोम कोर के बारे में जान चुके हैं, लिंकर डीएनए के बारे में जान चुके हैं, H1 हिस्टोन के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये पैकेजिंग का कार्य करते हैं। तो इस चित्र में सर्वप्रथम स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि चारों हिस्टोन के 2 अणु मिलकर न्यूक्लियोसोम कोर या ऑक्टामर का निर्माण कर रहे हैं, जिस पर डीएनए के 146 बेस पेयर्स लिपट रहे हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो डीएनए है, ये एक न्यूक्लियोसोम पर एक 3/4 यानी लगभग 1.25 चक्कर पूर्ण करता है। तो इस प्रकार यह हमारे पास न्यूक्लियोसोम तथा उस पर लिपटा डीएनए आ गया। अब अनेक न्यूक्लियोसोम इस लिंकर डीएनए से जुड़ जाते हैं। तो आपको यह धागेनुमा संरचना नजर आ रही है जो कि लिंकर डीएनए से मिलकर बनी है, और इस धागेनुमा संरचना पर न्यूक्लियोसोम आपको बीड्स की तरह नजर आ रही है, और इस संरचना को कहा जाता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग संरचना या धागे पर मोतियोनुमा संरचना। अब इस स्थिति में न्यूक्लियोसोम एक्सटेंडेड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इसके पश्चात ये न्यूक्लियोसोम फाइबर कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, संघनित होना शुरू कर देते हैं। संघनित होने के लिए न्यूक्लियोसोम का यह फाइबर अपने ही ऊपर कॉइलिंग दर्शाना शुरू करता है या कुंडलन दर्शाना शुरू करता है। कई सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर 10 nm थिक संरचना बनती है, जिसे कि न्यूक्लियोसोम फाइबर कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम फाइबर जब पुनः अपने ऊपर कॉइल होता है तो यहाँ पर आपको और मोटी 30 नैनोमीटर थिक संरचना दिखती है, जिसे कि सोलेनॉइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इसी को हम और विस्तार से देखते हैं। सर्वप्रथम डीएनए न्यूक्लियोसोम से लिपटता है, जिससे कि न्यूक्लियोसोम फाइबर नामक संरचना बनती है।
न्यूक्लियोसोम फाइबर संरचना पुनः अपने ऊपर कॉइल होती है, जिससे सोलिनॉइड संरचना बनती है और सोलिनॉइड संरचना के रूप में ही हमें क्रोमेटिन फाइबर नजर आता है। तो इस प्रकार यह फाइबर कॉइल हो गया है। कॉइलिंग में 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न हमें नजर आते हैं और यही सिचुएशन हमें क्रोमेटिन में नजर आती है। तो जब हम इंटरफेस अवस्था के दौरान क्रोमेटिन फाइबर देखते हैं तो उस फाइबर में डीएनए इस प्रकार से पैक्ड नजर आता है या इस प्रकार की पैकेजिंग से बनता है। इस प्रकार सोलेनॉइड संरचना इंटरफेस तथा माइटोटिक क्रोमोसोम की बेसिक संरचना है। अभी इसमें और अधिक संघनन होना संभव है और अधिक संघनन के पश्चात यह क्रोमोसोम या गुणसूत्र के रूप में हमें नजर आता है। तो जब हम मेटाफेज अवस्था के बहुत ज़्यादा संघनित गुणसूत्र की बात करते हैं तो वह सोलेनॉइड के सुपर सोलेनॉइड तथा सुपर सोलेनॉइड के भी और अधिक कॉइल होने के पश्चात बनी संरचना है। तो इस प्रकार पूरे थ्योरी को अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि लंबा डीएनए का सूत्र न्यूक्लियोसोम संरचना के रूप में कंडेंस होता है और न्यूक्लियोसोम नामक संरचना पर यह लिपटता है और अधिक संघनित होकर यह सोलेनॉइड व सुपर सोलेनॉइड बनाता है, जो कि अल्टीमेटली क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं और यही क्रोमोसोम हमें न्यूक्लियस के अंदर नजर आते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पैक्ड अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार क्रोमोसोम की संरचना को समझाने के लिए तथा डीएनए की पैकेजिंग को समझाने के लिए यह न्यूक्लियोसोम अथवा सोलेनॉइड मॉडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य करता है। बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम की हेल्प करने में हमें अदर प्रोटीन्स तथा H1 हिस्टोन तथा लिंकर डीएनए साथ में नजर आते हैं। तो इसके साथ ही आप डीएनए की पैकेजिंग तथा क्रोमोसोम की अल्ट्रास्ट्रक्चर को और अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।